नमस्कार, मैं हूँ अर्ची शेख। हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल हेल्थ फॉर ऑल, जिसके बारे में बात होते ही लोग अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अभी भी मुंह पर उंगली रख लेते हैं या फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं, जबकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहना, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बट बिकॉज ऑफ बिजी लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड स्ट्रेस की वजह से हमें पता नहीं चलता, पर हमारी सेक्सुअल हेल्थ ख़राब होने लगती है। पता चले तो भी हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। और आज के एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ है डॉक्टर अनन्या दीक्षित। डॉक्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आपने पिछले एपिसोड में भी ये स्पेशली कहा था इस विषय में हम चर्चा करेंगे, तो आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? और चुना तो हमें LGBTQ का फुल फॉर्म बताइए। ये सब्जेक्ट स्पेशली चुना और पहले से इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसे कोई भी मिस करे। ये सोसाइटी के लिए हमारे ज़रूरी है जानना। सोसाइटी इस बात को डिस्कस करे, अपनाए लोगों को, इसलिए ज़रूरी है। हमारे देश में आज भी और कई सारे अन्य देशों में आज भी ये होता है कि अगर किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब कि ये तो बहुत ही निजी मामला हो गया ना कि वो किसके साथ यौन संबंध रखना चाहते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि उसका यौन संबंध किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसे मैं नहीं अलाउ कर रही हूँ, जो मेरे लिए अजीब है, तो मैं उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर किसी लड़के का लड़के के साथ है, किसी लड़की का लड़की के साथ है, या फिर कोई ट्रांस कम्युनिटी का है, या फिर किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे मुझे डाउट है, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं कौन होती हूँ वो करने वाली? ये तो उसका निजी मामला है। इसलिए मैंने ये पहले से बोला कि सब लोग इस बारे में जानिए, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, जो आज हम बर्स्ट करेंगे और बहुत सारी आपको साइंटिफिकली प्रूवन अच्छी चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको नहीं पता थी और पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए LGBTQ का फुल फॉर्म क्या है? L मतलब लेस्बियन, लड़की का लड़की के साथ संबंध होना। G यानी गे, लड़के का लड़के के साथ संबंध होना। B यानी बायसेक्सुअल, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के साथ संबंध रख पाना किसी एक जेंडर का। T यानी ट्रांस, जिसे हम कहते हैं कि बाहर से दिखते हैं कुछ और लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, यानी कि बाहर से वो दिखने वाले हैं लड़का लेकिन अंदर से दे आर लाइक फीमेल्स, या फिर उनकी बॉडी में हमें नहीं समझ में आता है कि ये लड़के की बॉडी है पूरी या लड़के की बॉडी है। डिस्कॉर्डेंट फीचर्स रहते हैं। Q यानी क्वर, इसके अलावा भी और जिनके अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होते हैं उनकी स्टडी अलग होती है एंड वो प्रूवन है कि वो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। मेंटली वो नॉर्मल लोग हैं जो अपनी लाइफ नॉर्मली बिता सकते हैं। तो डॉक्टर, ये होमोसेक्सुअल होना, गे होना, लेस्बियन होना, ये क्या एक बीमारी है, मानसिक बीमारी या कुछ और? कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। ये हमारी चॉइस है कि हम किसके साथ यौन संबंध रखना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की लड़के के लिए ही फील करे या फिर लड़का लड़की के लिए ही फील करे। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है कि किसी एक सेक्स के होके उन्हें फील करना या फिर कुछ और फील करना। जिस तरीके से एक लड़की का लड़के के लिए फील करना नॉर्मल है, लड़के का लड़की के लिए, वैसे ही उनका एक सेक्स में फील करना यानी कि होमो सेक्स में फील करना भी नॉर्मल है। तो इसमें बच्चे की गलती होती है या माता पिता की, ऐसा कुछ है? कोई गलती नहीं होती, ये गलत चीज़ है ही नहीं जिसमें गलती हो। अच्छा, मेडिकली क्या इसको ठीक कर सकते हैं? गलत चीज़ है ही नहीं, एबनॉर्मल ही नहीं है। अब मेडिकली तो मैं एक पूरी की पूरी लड़की को लड़का बना सकती हूँ हार्मोन्स देके, सर्जरी करके, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगी ना? इफ़ इट दैट इज़ नॉर्मल, तो वैसे ही इसको भी मैं क्यों चेंज करूँगी? अगर बहुत सारे हमने सुना है, बहुत सारे कैसे योगा से ये ठीक हो सकता है और बहुत सारे ट्रीटमेंट शॉक देते हैं बहुत सारे डॉक्टर। मिथ बस्टेड, नहीं हो सकता, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अच्छा। आप ऐसे अपनी योगा से ठीक बीमारियों के बारे में हम करते हैं, मोटापा है उसी के बारे में कर सकते हैं। ये कोई बीमारी है ही नहीं, आप क्या ठीक करोगे इसे?
आप योगा करने से अच्छे थोड़ा और शांति ला सकते हो जीवन में, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन उसका आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, कितनी उम्र में ये समझ में आता है कि इस तरफ? प्यूबर्टी से जब हार्मोनल एक्सपोजर शुरू होता है तब से ही काफ़ी लोगों को समझ में आ जाता है, नहीं तो फिर स्लोली अगर जब और अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं तब समझ में आता है। प्यूबर्टी टू एडोलेसेंट एक पीरियड होता है, उसके पहले कुछ बच्चों का कहना है कि उन्हें उनके ग्रोइंग पीरियड में बाय 8, 9, 10 ईयर्स ही समझ में आ जाता था, प्यूबर्टी आया उसके पहले, बट ये वेरिएबल है। मोस्टली प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंट इस उम्र में समझ जाता है। अगर लड़की लेस्बियन है और अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध वो किसी पुरुष से संबंध रख रही है मगर वो लेस्बियन है, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएगी? हाँ, क्योंकि उसका बॉडी फंक्शन तो पूरा वही है ना, फीमेल का बॉडी फंक्शन है ना, ऑर्गन्स वही हैं, उसमें सिक्रीशन नॉर्मल है, वही है। अब अगर ऐसे समय में कोई भी अगर स्पर्म एंटर होगा तो वो तो नॉर्मल जो रिएक्शन होता है वो होगा ही और वो प्रेग्नेंट होगी। अच्छा, तो आपने पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि हम हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके बारे में बताइए कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए हेल्थ के लिए? तो सेक्सुअल हेल्थ फॉर ऑल इस टॉपिक का नाम है, मतलब कि आपका ओरिएंटेशन जैसा भी हो, आप लड़के के साथ संबंध रखना चाहें, आप लड़की के साथ संबंध रखना चाहें, आप सेम सेक्स में रखना चाहें, या फिर आप ट्रांस हैं यानी कि आप हिजड़े कम्युनिटी की हैं, या फिर आपका कोई और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे, वो ये है कि अगर आपको कोई सेक्सुअल डिसीज़ है, यस, जैसे कि आपको एड्स है, आपको सिफिलिस है, आपको कोई और इन्फेक्शन है सेक्सुअल, या फिर कोई डिसीज़ है, या फिर आपके हस्बैंड को है या आपको नहीं है, तो भी आप अपने नॉर्मल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकती हैं, आप अपने नॉर्मल संबंध रख सकती हैं, और आपके बच्चे हो सकते हैं जिन्हें कोई अफेक्ट ना हो। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा सोसाइटी आज भी अगर पता चल जाए कि हस्बैंड को HIV था और उससे उसकी डेथ हुई है, तो वो पत्नी को निकाल देती है घर से, अनएक्सेप्टेबल बना देती है, अनटचेबल बना देती है, या फिर अगर किसी फीमेल को है तो उसे गंदी नज़रों से देखती है कि ये गंदी लड़की, इसे हम सोसाइटी में नहीं रख सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी सबके लिए, सब उसमें रह सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल रह सकता है अपना जेल पूरा टेन्योर ख़त्म होने के बाद, या उसके पहले जब तक उसका पता नहीं चलता है, तो ये सब तो नॉर्मल लोग, इनने कोई क्राइम नहीं किया है, ये बिल्कुल रह सकते हैं। तो हम आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाता है और आपकी लाइफ को ईजीली आगे बढ़ाता है। आपको अपना वैवाहिक जीवन तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जो इंसान पसंद है उससे दूर होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी की शादी होने वाली है और या फिर कोई संबंध रखना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो उन्हें जानना ज़रूरी है? हाँ, ये आजकल काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो लोग इस बारे में खुद से आके पूछते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे कोई टेस्ट कराने हैं क्या, या फिर मैं अपने पत्नी या पति से कोई टेस्ट कराऊं क्या। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आजकल बहुत कॉमनली पूछा जाता है, यौन संबंध शादी के पहले हम रख सकते हैं, उसकी एज लिमिट्स होती हैं, हर कोई नहीं रख सकता। अगर कोई 13 साल की बच्ची मेरे पास आएगी कि वो यौन संबंध रखना चाहती है तो वो इलीगल है। वैसे ही उसकी एज लिमिट होती है, तो अगर आप उस एज लिमिट में हैं, आपने वो एज क्रॉस कर लिए, तो आप रख सकते हैं, जैसे शादी के लिए एज होती है वैसे ही। आजकल लोग ये भी आते हैं कि हमें यौन संबंध रखना है पर अभी मैंने शादी का प्लान नहीं है, मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं क्या, या फिर मैं यौन संबंध रखता रहता हूँ या रखती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे टेस्ट कराना है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, तो मैं क्या क्या टेस्ट कराऊँ। इसके लिए आपका टेस्ट है पहले तो ब्लड ग्रुप विथ RH नेगेटिविटी, यानी कि आपका A पॉजिटिव B पॉजिटिव क्या ब्लड ग्रुप है वो। दूसरा होता है आपका CBC, उसमें हमें इन्फेक्शंस काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब पता चल जाते हैं। हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमें आपकी CBC से कंप्लीट ब्लड काउंट से पता चलती हैं। नेक्स्ट होता है HIV, HBsAg, HCV, ये इन्फेक्शंस। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअली VDRL सिफिलिस के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव हैं तो मैं आपका पैप्समियर टेस्ट करूँगी, आपके हस्बैंड का क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर आपके जो पार्टनर है उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करूँगी, और अगर कोई और टेस्ट है तो मैं उसमें ऐड करूँगी, ये देखते हुए कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है।
इतने मैं करूँगी ही करूँगी, या फिर टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस करूँगी। इतने होते हैं हमारे। अगर आप रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव हैं तो मैंने ऐड किया, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होना चाहती हैं शादी के बाद या पहले तो मैंने आपको बाकी टेस्ट बताए, वो टेस्ट। अच्छा डॉक्टर, प्री एक्सपोजल प्रोफाइल एक्सेस के बारे में बताइए। प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, प्रोफाइल एक्सेस का मतलब होता है कोई चीज़ होने वाली है उसके पहले से आप उसके लिए एहतियात कैसे बरतें उसके बारे में पता करना। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे कोरोना फैला है शहर में, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं अपने घर में कोरोना आया इसका वेट तो नहीं कर सकती कि तभी मैं कुछ करूँ। सो मेरे लिए होगा कि मैं मास्क लगाऊँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूँ, मैं बहुत ज़्यादा जहाँ समूह है लोगों का वहाँ पे ना जाऊँ, दूर दूर रहूँ, हाथ सैनिटाइज करते रहूँ। अगर मेरे घर में कोई हो गया है कोरोना तो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के लिए क्या क्या करना है वो सब करना, वैक्सीनेशन आ गई है वो सब करना। ये हमने कोरोना की बात की। अब ये प्रोफाइल एक्सेस हर चीज़ के लिए होता है। जैसे कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस मेनली उन लोगों के लिए है जिसमें से जो कपल होता है, भले ही शादीशुदा हो या लिव इन रिलेशन में हो, अगर एक कपल है उसमें से किसी एक को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या डिसीज़ है और दूसरे को अभी तक नहीं है, लेकिन वो आगे अपना साथ रखना चाहते हैं, तो वो कैसे रखें। तो प्री एक्सपोजर यानी कि एक्सपोज होने के पहले मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मैं वो जो कपल है उनको मैं कुछ दवाइयों पे रखूँगी। जैसे कि आप समझिए एक को HIV एड्स है, दूसरे को नहीं है, तो मैं जिसको है उसे भी कुछ दवाइयों पे रखूँगी और जो जिसको नहीं है उसे भी कुछ दवाइयों पे रखूँगी। और उन दोनों का एक CD4 काउंट होता है और कुछ मार्कर्स होते हैं, लिवर मार्कर्स वगैरह, मैं उनको रखूँगी और हमेशा उन्हें चेक करती रहूँगी कि दवाइयों के कारण तो उन्हें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उनका इन्फेक्शन का लोड बढ़ तो नहीं रहा, दवाइयाँ बराबर काम तो कर रही हैं, ये सब कुछ। आप दवाइयाँ ले लें, उसके बाद भी आपको कॉन्डम यानी कि बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन उसे कहते हैं, कॉन्डम यूज़ करना ज़रूरी है। कॉन्डम आपको बच्चा नहीं होने देगा, कॉन्डम आपको कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने नहीं देगा। कॉन्डम का फेलियर रेट यानी कि बच्चा फिर भी हो सकता है, उसका रेट थोड़ा वेरी करता है 2% से 20% तक, कि कॉन्डम आपने इस्तेमाल किया है फिर भी बच्चा हो गया है। तो ये हम फिलहाल इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन ना होने के लिए आपको कॉन्डम फिर भी यूज़ करना है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, अराउंड 98% है। तो बहुत ही कम लोगों को उसमें इन्फेक्शन हो पाता है कि आपने कॉन्डम पहना है फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा 98 to 99%, विच इज़ नेग्लिजिबल, मतलब कि ये इतना तो मतलब नहीं होता है ना। ये है हमारा प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। इसे ऐसा नहीं है कि आप अगर मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रखते हैं तो आप अपने आप से ले लें। ये कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक की तरह नहीं है, ये कोई भी नॉर्मल मल्टीविटामिन की तरह नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये भारी दवाइयाँ होती हैं, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपके ब्लड प्रोफाइल को मॉनिटर करते रहते हैं हम जब हम आपको ये दवाइयाँ देते हैं। अब पोस्ट एक्सपोजल प्रोफाइल एक्सेस के बारे में बता दीजिए। पोस्ट एक्सपोजर यानी कि एक्सपोजर हो गया है, मतलब मैंने मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रख लिए हैं, या फिर मेरे पार्टनर का मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट था और अब मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि हो सकता है उसे से इतने कॉन्टैक्ट्स के कारण उसे हो कोई बीमारी, या फिर मैंने अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट किया और बाद में मेरे पार्टनर ने बोला कि मुझे एड्स है, मुझे सिफिलिस है, तो मैं क्या करूँगी। पोस्ट एक्सपोजर होने के बाद हर्पीज़ है, अब क्या कर सकते हैं। तो अब ये कर सकते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर में आपको कुछ मेडिकेशंस भी रखूँगी, कुछ समय के लिए मेडिकेशंस रहेंगी आपकी, और फिर आपके फिर से टेस्ट होंगे और वो बंद की जाएंगी। लेकिन अगर आपको हमेशा उस इंसान के साथ संबंध रखने हैं तो वैसे ही आप दोनों को मैं उन दवाइयों पे रखूँगी। तो ये हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने ज़रूरी हैं। आप सेक्सुअल कांटेक्ट रखें, आप वैवाहिक जीवन में एंटर हों उसके पहले। वो क्वेश्चन है कि क्या आप मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट्स रखते हैं। इसके अभी तक हमने बात की थी कौन से टेस्ट करना है ये जानने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है। क्या आप मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट्स रखते हैं, क्या आपने अभी तक रखे हैं, क्या आप आगे रखने वाले हैं।
क्या आपको कोई बीमारी है जिसके बारे में आप जानते हैं तो बताइए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं कुछ बीमारियां। अगर आपको कोई और बीमारी है जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है तो भी बताएं, क्योंकि हम बेहतर प्लान कर सकते हैं अपने बच्चे की हेल्थ। नेक्स्ट, क्या आपको अभी बच्चा रखना है या कुछ समय बाद? जब कोई यौन संबंध रखना चाहे या फिर शादी करना चाहे, शादी के बाद भी जब वो यौन संबंध रखना चाहते हैं तो हर बार यौन संबंध रखने के पहले उन्हें कंसेंट लेना ज़रूरी है कि वो सेक्सुअल कांटेक्ट रखना चाहते हैं इस वक्त या नहीं रखना चाहते हैं। हर बार सेक्स होने के पहले आपकी कंसेंट होना चाहिए, भले ही आप शादीशुदा हों या ना हो उस इंसान के साथ। कंसेंट बहुत ही लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, किसी भी इमोशनल दबाव में आके नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरीके से प्रेशराइज नहीं होना चाहिए और कोई भी तरीके से किसी और का मन रखने के लिए नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए संबंध रखने के लिए, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली, और फिर आपने कंसेंट दी होनी चाहिए। आपकी कंसेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो तब ना हो, ये कंसेंट जो है आपकी, ये पहले ही ली जाए, करने के पहले, सेक्सुअल कांटेक्ट शुरू होने के पहले। अगर दौरान भी कोई इंसान मना करता है कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो वहीं पे रोका जाना चाहिए। ये हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछने हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और बिफोर आप अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स रखें उस वक्त। अच्छा डॉक्टर, होमोसेक्सुअल में जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के? इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली बात ये कि ये एक मिथ है कि इन लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि जो भी यौन संबंध रखता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड ये है कि इनमें ज़्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। सो क्या हुआ था कि जो इन लोगों में इतनी हमारी सोसाइटी ने जागरूकता नहीं फैलाई है ज़्यादा, और इन्हें हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, तो ये लोग खुल के बाहर नहीं आ पाते। तो ये कभी भी इनको कोई भी तकलीफ़ होती है तो ये आके डॉक्टर को नहीं बताते कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, और ना ही ये लोग जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ सवाल पूछने चाहिए, ये लोग अपनी डिसीज़ेज़ के बारे में सवाल नहीं पूछते अपने पार्टनर से। इसलिए जब इन्हें इन्फेक्शन होता है तो इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है और तब पता लग जाता है जब वो बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में ही ज़्यादा होता है। सो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जब HIV डायग्नोस हुआ था तो वो गे कम्युनिटी में हुआ था। इसका नाम सबसे पहले पड़ गया था गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि गेस के थ्रू ही सिर्फ HIV हो सकता है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ऐसा नहीं है, ये HIV इन्फेक्शन उनसे लोगों में ट्रांसमिट नहीं हुआ है, ये सब में होता है, और इसलिए उसका नाम फिर HIV रखा गया, और जब वो बढ़ जाता है तो आगे जाके उसका नाम एड्स रखा गया। सो उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ऐसा नहीं है, उनके इन्फेक्शन निगलेक्टेड रहते हैं क्योंकि वो खुल के बाहर नहीं आ पाते, उन्हें डर और शर्म रहती है, इसलिए। तो ऐसे मत करो, डॉक्टर्स कभी जज नहीं करते हैं और सोसाइटी को भी जज नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है आप अपने डॉक्टर से खुल के आके मिल सकते हैं, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। आपको नहीं समझे कहाँ जाना है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं, या फिर कोई जनरल सर्जन या फिर जनरल मेडिसिन एक्सपर्ट, या आपके जो भी आप जिस डॉक्टर पे कन्फाइड करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट है, आप उसके पास जाइए, वो डॉक्टर आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए? उन्हें नॉर्मली उनके साथ रहिए जैसे हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये टॉपिक अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी हमें कि इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करते हैं। अगर हम अभी तक नॉर्मल रहते, उनके साथ नॉर्मली बिहेव करते, तो ये जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये हम ऐसे ही बात करते जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, अलग से उनका टॉपिक लेके हमें बात नहीं करना पड़ता। सो नॉर्मली रहिए, वो नॉर्मल लोग हैं,
ये बहुत ही उनका निजी मामला है, उन्हें किसके साथ अपने सेक्सुअल संबंध रखने हैं। हम जब भी आपस में एक दूसरे से नहीं पूछते हैं तो उन्हें जज करके उनके बारे में क्यों पूछना है। हाँ, क्योंकि हम बचपन से ही देखते हैं कि स्कूलों में भी काफ़ी बुली बच्चे ही ज़्यादा करते हैं ऐसे लोगों को, और माँ बाप भी खेलने नहीं देते उनके साथ में। ऐसा क्या क्यों क्यों नहीं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक असर बच्चे पे होगा, ये सोच कर होगा कि वो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन सोचना शुरू कर देंगे। सोचेगा ना, होगा तो वही जो है। बच्चे का सोचने का दायरा बढ़ेगा और वो एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे तो हम एक्सेप्टेबल बच्चे पैदा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए सेफर बच्चे। इन लोगों का स्कूल में ये पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें लोग काफ़ी दबाते हैं, उनके साथ मारा पीटी ज़्यादा होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इन बच्चों को बचपन से शर्मिंदगी होती है, तो इनकी ग्रोथ भी ना दबी दबी रहती है, खुल के नहीं रह पाते। फिर जब ये कॉलेज जाते हैं तब इनके कॉलेज वाले नहीं एक्सेप्ट करते, इनके कई सारे इवन प्रोफेसर्स होते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं। इनके घर वाले इन्हें एक्सेप्ट करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम ट्रांस कम्युनिटी से हो तो हमें क्या होगा, हमें लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का इसमें बहुत रोल होता है, एक इंसान की मेंटल ग्रोथ के ऊपर, एक इंसान के सोशल ग्रोथ के ऊपर। अगर ये आगे जाके इलेक्शन लड़ने जाए तो इन्हें उसमें खड़े नहीं होने देते हैं या उन्हें हरा देते हैं। अगर ये आगे जाके कोई जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? आप क्यों उस इंसान को फोर्स करना चाहते हो कि वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो, वो सेक्सुअल बिजनेस में एंटर हो, इस वजह से क्योंकि उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी एक अलग कम्युनिटी बना दी गई है जहाँ क्यों बना दी गई? वो क्यों सबके साथ नहीं रह सकते? अगर वो खुद अपने लोगों के साथ रहना कंफर्टेबल कर रखते हैं, वो अपना ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाते हैं। मेरे जो बैच के लोग होते हैं मुझे उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैं उनका ग्रुप बनाती हूँ तो अलग बात है। लेकिन लोगों का फोर्स करके ये करना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ इसलिए तुमको मैं निकाल दूँ यहाँ से बाहर, तो वो गलत है ना। ये सब हम ना करें। हम सिर्फ इतना अपने बिहेवियर पे अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो उनकी लाइफ इन टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत स्मूथ हो जाएगी। उन्हें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई दाग है सोसाइटी पे, क्योंकि वो दाग नहीं है। अच्छा डॉक्टर, इन लोगों को सेल्फ एग्जामिनेशन किस चीज़ की करनी चाहिए? जो सेल्फ सेक्सुअल एग्जामिनेशन होती है ये इन लोगों से नहीं रिलेटेड है, LGBTQ से। सेक्सुअल हेल्थ फॉर ऑल मतलब ये सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर एवरीवन है। आप कोई भी इंसान अगर सेक्सुअली एक्टिव हो तो इसे इन सारी चीज़ों की एग्जामिनेशन करनी चाहिए। एक होता है हमारा ओरल सेक्स। आपको अपने ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन करनी है। कोई भी मुंह में आपको फील हो रहा हो ना फील हो रहा हो, लेकिन कांच में अपना मुंह निहारो, चेहरा नहीं, मुंह निहारो, और उसमें देखिए कि कोई दांतों में कोई चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, कोई आपका तालू है उसमें चेंजेस हैं, यहाँ गाल है जो अंदर के साइड में उसमें कोई रंग बदल रहा है, ज़ुबान का रंग बदल रहा है क्या, कोई सफ़ेद ऐसा आना शुरू हो रहा है क्या, ज़ुबान के नीचे देखिए कुछ खराबी आ रही है क्या, ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ डिपॉजिट हो रहा है टाइप का, ये सब देखना है। गले में पीछे कुछ अलग लग रहा है क्या। नेक्स्ट होता है आपका जो वजाइनल एरिया होता है उसकी एग्जामिनेशन करना। वहाँ पे आपको कोई ग्रोथ पता चल रही है, कोई अजीब रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, एकदम दही जैसा सफ़ेद बिल्कुल, या फिर हरा, या फिर पीला ऐसा, या फिर भूरा ऐसा कोई डिस्चार्ज, या फिर मेंसेस के दिनों के अलावा कोई और दिन में आपको लाल रंग का या फिर मरून रंग का डिस्चार्ज आ रहा है क्या। सेक्स करने के बाद ऐसा कोई डिस्चार्ज निकल रहा है क्या। वहाँ पे खुजली है क्या, वहाँ पे कोई गंदी स्मेल आ रही है क्या। अगर आप लड़का हैं तो आपको देखना है कि आपको भी ऐसा कोई डिस्चार्ज या फिर कोई दाने दाने निकल रहे हैं क्या पीनिस के आसपास, वहाँ के हेयर के आसपास कोई जुएँ वगैरह हो रही हैं क्या, ये सब कुछ देखना है। लड़कों में जल्दी से सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, उनको बहुत लेट स्टेज में सिम्टम पता चलते हैं, और हमारी सोसाइटी ने उनको भी बहुत ही सप्रेस करके रखा है। कोई लड़का अगर बाहर आके इस चीज़ के बारे में बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे यौन संबंधी कोई चर्चा करनी है या कोई मुझे ख़राबी लग रही है, तो लोग उनके बारे में बहुत गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लड़कों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो अगर ना बोलेंगे तो उनकी मर्दानगी बनी रहेगी, अगर वो बोल देंगे तो वो थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
और आप लड़का हो या लड़की हो, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो ओरिएंटेशन, आपको अपनी रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि जहाँ से हम स्टूल्स पास करते हैं, यानी कि जहाँ से हम पॉटी करते हैं, उस जगह को भी एग्जामिनेशन करना है। वहाँ पे कोई कट्स हैं क्या, वहाँ पे कोई ग्रोथ हो रही है क्या, वहाँ पे कोई डिस्चार्ज है क्या, वहाँ पे कोई आपको लगता है ईचिंग हो रही है क्या, कीटाणु है क्या, ऐसा कुछ भी, ये सब आपको एग्जामिनेशन करनी है। वहाँ से खून निकल रहा है क्या। अब हम जब बात करते हैं LGBTQ कम्युनिटी की अलग से, तो ये सारी एग्जामिनेशन मैं एक नॉर्मल सेक्सुअली एक्टिव कपल में भी करती हूँ, उनमें भी करती हूँ, तो उनके लिए अलग से नहीं है। लेकिन अगर आपका सेक्सुअल एक्सपोजर का रूट दूसरा है, गे में एनस होता है, अगर ऐसा कोई दूसरा रूट है, ओरल सेक्स का रूट है, तो आपको कुछ और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको तब भी कॉन्डम्स पहनना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वजाइना टू पीनिस सेक्स नहीं है तो आप सेफ़ हैं अपने सेक्सुअल एक्सपोजर से, आपको कोई आपको बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी आपको तब भी हो सकती है, सो पहनना है कॉन्डम का हिस्ट्री कैसे है, कॉन्डम के फ्लेवर्स क्यों होते हैं, सो इन्हें बनाया ही ओरल सेक्स के लिए था, इसलिए उनके फ्लेवर्स होते हैं, अदरवाइज़ इन फ्लेवर्स का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए एक दूसरा कॉन्डम है जिसका नाम होता है डेंटल लैम्प्स को यूज़ करना है। ओरल डेंटल डैम्स का यूज़ करिए। अगर आपको नहीं पता है ये क्या होते हैं, एक बार अपने डॉक्टर से आके पूछिए, वो आपको सब बता देंगे, क्लियरली सब बता देंगे। अच्छा, इन लोगों को पेरेंट्स बनना है तो किस तरीके से पेरेंट्स बन सकते हैं ये लोग? थैंक यू फॉर कंसिडरिंग कि ये पेरेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन्हें अगर पेरेंट्स बनना है तो इनके पास डिपेंड करता है आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप IUI, IVF, ICSI इन वे से पेरेंट्स बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है अडॉप्शन से पेरेंट्स बन सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है सरोगेसी का। मतलब कि आपके जो शुक्राणु होते हैं, या तो आप अगर आपका कोई फीमेल पार्टनर है आप उसे ला सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपकी मदद करते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं एक सरोगेट मदर चूज़ करने में। इनके अंदर आपका शुक्राणु डाला जाता है और इस तरीके से वो प्रेग्नेंट होती हैं। जहाँ अडॉप्शन की बात आती है तो मेल हो या फीमेल दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अडॉप्शन के लॉज हमारी कंट्री में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं सिंगल पेरेंट्स के लिए, और थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अगर आप मेल सिंगल पेरेंट हैं। सो अगर कोई फीमेल अडॉप्ट करना चाहती हैं बेबी को, तो वो मेल या फीमेल कोई भी अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई मेल अडॉप्ट करना चाहता है तो उनके लिए सिर्फ मेल बेबी का ऑप्शन रहता है, तो वो सिर्फ मेल अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमारे अडॉप्शन लॉज हैं उनके लिए। अच्छा डॉक्टर, पिछले एपिसोड में जो हमने कोविन के ऊपर जो चर्चा की थी, उसमें हमें चंद्रपुर की महिला से क्वेश्चन आया है कि प्रेग्नेंट वुमन को ये कम प्रमाण में होता है क्या? उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है, और इनफैक्ट जब उन्हें इन्फेक्शन होगा तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं तो वो प्रोटेक्ट हो गई है इन्फेक्शन के प्रति। उनका इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ेगा जैसे किसी और इंसान का बढ़ता है। सो अपने आप को इसलिए बोलते हैं सेफ़ रखिए। वैक्सीन अभी तक आपके लिए नहीं आई है, लेकिन आपके लिए फ्यूचर में है वैक्सीन, जो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में फाइज़र या मॉडर्ना आ सकती है। वो भी फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं ले सकते, क्योंकि तब बच्चे का रीढ़ की हड्डी और दिमाग का विकास होता है, तो और तब ऑर्गन सारे डेवलप हो रहे होते हैं, तो तब हम कोई वैक्सीन नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको एनीवे सेफ़ तो रहना ही है ना। 3 महीने तो आप एक्सपोज हो ही, तो या तो आप प्रेग्नेंट होने के पहले वैक्सीन ले लें और 3 मंथ्स बाद प्रेग्नेंट होएं। 3 मंथ्स आपके लिए हम पीरियड रखते हैं कि कोई प्रेगनेंसी 3 मंथ्स तक ना रखे वैक्सीन की। या फिर आप अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपको 3 मंथ्स बाद वैक्सीन लेना है, जो आएगी बाहर जब आएगी तब। वो भी सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है। तो इसलिए आपको एहतियात तो बरतनी है, क्योंकि कोविड आपको हो ही सकता है और उसी तरीके से होगा जैसे किसी और को होता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी होंगे, क्योंकि आज के एपिसोड में जो आपने बहुत अमूल्य जानकारी हमें दी। तो दोस्तों, एपिसोड खत्म हो जाने के बाद भी जो नीचे नंबर्स दिए हैं आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने सवाल उस पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुश रहे तथा अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।